नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और जिसका शीर्षक है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, कि समर डायरिया। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अब जो है हम लोग धीरे धीरे समर के अंदर, समर सीजन के अंदर हम लोग एंटर करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी लगभग आज जो वीडियो शूट हो रहा है तो आज 29 या 30 मार्च है। और क्योंकि इस साल होली लेट थी तो इसलिए अभी हम समर से बचे हुए हैं, बट प्रोबेबली अगले 2 महीने में, अप्रैल में, मई में और हाफ जून, आधा जून, ये जो समर है, समर का प्रकोप मतलब गर्मी और ग्रीष्म ऋतु का प्रकोप रहने वाला है। यहाँ पे एक बात समझने की है कि यहाँ पे समर डायरिया क्यों कह रहा हूँ, मतलब समर डायरिया की बात हम क्यों कर रहे हैं। हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है उसके अंदर अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियाओं का साम्राज्य होता है या प्रिविलेंस होता है। जैसे कि जब हमारे यहाँ ठंड आती है, जब ठंड का ऋतु आता है तो ठंड के ऋतु में हम लोगों को खांसी, सर्दी, नजला बहना, कोराइजा, छींक आना, सर्दी होना, बुखार आना, ये सब चीजें रहती है। मतलब तो शीत ऋतु होती है, ठंड की ऋतु होती है। उस ठंड की ऋतु में हम लोग कैसे बैक्टीरिया का, हम लोग हमारे मतलब हमारे एनवायरमेंट में कौन सा बैक्टीरिया बढ़ता है, वो बैक्टीरिया बढ़ता है जो हमको नेजल और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कर। और यही कारण है कि सर्दी के अंदर, जब भी ठंडों के अंदर जब नाक बहती है तो बंदा क्या बोलता है, यार मेरे को सर्दी लग गई। सर्दी लग गई क्यों बोलता है? क्योंकि उस ऋतु के अंदर वो बैक्टीरिया मतलब एग्जिस्ट कर रहा होता है एनवायरमेंट में, जो बैक्टीरिया हमको नेजल और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन देता है। ठीक है। उसी तरह से जब दूसरा एग्जांपल लें कि जब बरसात की ऋतु आती है तो बरसात की ऋतु के अंदर नमी रहती है। नमी मतलब एक प्रकार का गीलापन रहता है। उस गीलेपन के कारण हम लोग कई प्रकार के स्किन इन्फेक्शन के लिए हम प्रॉन हो जाते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फंगल इन्फेक्शन। बरसात की ऋतु में आपने एक चीज नोट करी होगी कि जब भी हम कोई भी कपड़े को अबंडेंट छोड़ देते हैं पीछे खूंटी के टंगा हुआ दरवाजे के, अगर आपके घर में कोई ऐसा कोना है जहाँ कोई दरवाजा है, जहाँ पे कोई खूंटी है जिसके पीछे, और अगर आप कोई कपड़े को टांग करके भूल जाते हैं कुछ महीनों के लिए उसको, तो आप क्या देखते हैं कि वहां पे फंगस लग जाती है। मतलब जो बरसात की ऋतु होती है वो फंगस काई को डेवलप करने का, फंगस नाम का प्रजाति जो होता है जीव का, उसको प्लोरिफरेशन, उसके मतलब डेवलपमेंट के लिए बड़ा फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। तो इसी की वजह से हम फंगल इन्फेक्शन को डेवलप होता देखते हैं कि खासकर जून के महीने में, या फिर जस्ट बरसात आई है और जब गर्मी भी पड़ रही है और बरसात भी हो रही है, मतलब नमी ज्यादा है और गर्म है मौसम, तो ऐसे में हम लोगों को रिंग वॉर्म वगैरह फंगल इन्फेक्शन होता है। इन द सेम मैनर, उसी तरीके से जब ग्रीष्म ऋतु आते हैं तो गर्मी का जो सीजन होता है वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल अपसेट के लिए पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ जाए, और इसी के कारण हम अलग अलग ऋतुओं के अंदर अलग अलग पार्ट के बॉडी का इन्फेक्शन देखते हैं। और वो क्यों होता है? क्योंकि उस ऋतु के अंदर वो बैक्टीरिया हमारे एनवायरनमेंट में फल रहा और फूल रहा होता है। तो इसी तरह से जब गर्मी आती है तो गर्मी के अंदर वो बैक्टीरिया की प्रजाति ज्यादा पनपती है जो हमारा एब्डोमिनल डिस्टरबेंस करती है, जो हमको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टरबेंस करती है, या टू बी स्पेसिफिक जो हमको गैस्ट्रोएंटेराइटिस करा देती है। और यही कारण है कि वीडियो का जो शीर्षक लगा है दैट इज द समर डायरिया, क्योंकि ऑलरेडी डायरिया या लूज मोशन के ऊपर एक वीडियो बना हुआ है, और अगर आप गौर से देखिएगा तो इसके अंदर जो 2 या 3 मेडिसिन मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं, वो जो 3 मेडिसिन है दे आर ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम उस वीडियो में जो मेडिसिन बताई थी और इस वीडियो में जो मेडिसिन बताऊंगा, दोनों के अंदर बहुत फर्क है। तो अब होता क्या है कि साहब गर्मी की ऋतु आई और ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे गट को इन्फेक्ट करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करते हैं, उनका जो है प्रिविलेंस और इंसिडेंसेस उनके इन्फेक्शन के बढ़ जाते हैं। और यही कारण है कि गर्मी की ऋतु आते साथ ही जनरली लोगों के अंदर लूज मोशन या डायरिया होने की टेंडेंसी दिखती है। अब ये जो डायरिया होता है इसकी कुछ हल्की फुल्की खास बातें होती हैं कि ये बिल्कुल वाटरी होता है, पानी के जैसा। ये जो डायरिया है ये निर्जलीकरण कर देता है। अब जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया आपको कि ये जो आता है समर डायरिया, तो समर डायरिया के अंदर हम डायरिया के साथ साथ कई मर्तबा वोमिटिंग्स भी देखते हैं। इस डायरिया की दिक्कत यह है कि ये इतना ज्यादा वाटरी होता है कि ये पेशेंट को डिहाइड्रेट कर देता है। ये इतनी तेजी से डिहाइड्रेट कर देता है पेशेंट को, आप सोच भी नहीं सकते। वो इसलिए कर देता है समर डायरिया डिहाइड्रेट कि गर्मी में हमारे बॉडी से जल का स्तर वैसे ही कम हो चुका होता है। ये इतनी सी बात है, हमारी बॉडी में से जल का स्तर वैसे ही
कम हो गया। क्यों? क्योंकि गर्मी का ऋतु है, गर्मी के ऋतु में हम डिहाइड्रेटेड रहते हैं। तो वही कहावत है ऊपर से, जैसे कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा, कि पहले ही गर्मी है, आदमी पसीने फेंक फेंक करके पहले ही डिहाइड्रेटेड है, पहले ही उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस चल रहा है बॉडी के अंदर, ऊपर से अगर उसको दस्ते लग गई, अगर डायरिया लग गया, तो ये डायरिया जो है उसके डिहाइड्रेशन को और 4 से 5 गुना बढ़ा देता है। और फलस्वरूप गर्मी के सीजन के अंदर ये जो जितने लोकल हॉस्पिटल्स होते हैं, लोकल जो डे केयर सेंटर्स होते हैं, छोटी छोटी जो लोकल झोला छाप टाइपों की क्लिनिक होती है, जो बॉटल लगाने का काम करते हैं जो डॉक्टर्स, यहाँ पे पेशेंट की संख्या एकदम से बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हर आदमी बॉटल लगवाना चाह रहा है, वो इतना डिहाइड्रेटेड हो चुका है। तो ये इसकी खासियत है कि ये डिहाइड्रेट बहुत तेजी से करता है। पहली चीज, ये जो समर डायरिया है लिटरली वाटरी होता है। तीसरी चीज, ये समर डायरिया के दौरान पेट से भांति भांति प्रकार की गुड़ 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 आवाजें आती हैं। और जब ये डायरिया का स्टूल जो पास होता है तो वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ पास होता है। तो ये कुछ खासियत है जो समर डायरिया के हम लोग देखते हैं, ये कुछ इसकी खासियतें हैं ना। अब आ जाते हैं इसका सीधे सीधे ट्रीटमेंट में। अच्छा हाँ, एक और चीज, ये चौथी खासियत जो समर डायरिया की है, अपार्ट फ्रॉम ये 3 खासियतें, 3 खासियतें क्या बताई मैंने? ये डिहाइड्रेट बहुत जल्दी से करता है, बहुत ही ज्यादा पानी जैसा या वाटरी होता है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ होता है, और चौथा, इसके लिए सबसे ज्यादा जो लाइबल पेशेंट होता है, जो सबसे ज्यादा रिस्क में जो होते हैं, वो छोटे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चे मतलब कहने का मतलब 10-12 साल के आसपास या उससे छोटे बच्चे, बट ये किसी को भी हो सकता है। हीट स्ट्रोक किसी को भी लग जाएगा अगर कोई बाहर समर के अंदर घूम रहा है और उसने बाहर का कुछ पानी पी लिया है ना, नॉन मिनरल वाटर जैसा पानी पी लिया, उससे भी हो सकता है। और कई बार जैसे कि जो शिकंजी विकंजी के ठेले रखते हैं, वो कैसा ही पानी रख लेते हैं, तो वो अगर आप डिहाइड्रेशन में हो, आप सूरज की रोशनी में हो, अगर आपने इस तरह की कोई गलती कर दी और आपको पेट में इन्फेक्शन हुआ, तो ये हो जाएगा। तो होने को किसी को भी हो सकता है, बट ज्यादा इसके होने का जो रिस्क है वो बच्चों के साथ, और बच्चों के साथ हम इसको बहुत फ्रिक्वेंटली देख। अब आते हैं ट्रीटमेंट में। एलोपैथी में कुछ नहीं, वही देखिए एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं, अब उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ, एलोपैथी के अंदर ये है, बॉटल वगैरह लगा देते हैं कि ओवर डिहाइड्रेट पेशेंट ना हो पाए, तो बस वही उतनी चीजें होती हैं। अब आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर। अब जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, मेरे जो सारे वीडियो हैं वो आम लोगों के लिए नहीं है। इसके अंदर ऑलरेडी मैंने वीडियो की शुरुआत में डिस्क्लेमर आपने पढ़ लिया होगा, बहुत बड़ा स्लाइड था। तो ये आम लोगों के लिए वीडियो नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है और सिर्फ डॉक्टर्स को ट्रेंड और एजुकेट करने के लिए है। तो इसके अंदर मैं टोटल 3 ऑप्शंस मेडिसिन के बता रहा हूँ। अब ये क्योंकि अब आप लोग सब पढ़े लिखे डॉक्टर्स हो, तो अपना खुद का दिमाग लगा करके, अपना खुद का एक्सपीरियंस लगा करके, है ना, मटेरिया मेडिका से रेफरेंस लेकर के, और आपके सामने जो पेशेंट बैठा है वो इन 3 में से प्रोबेबली किस मेडिसिन के अंदर फॉल कर रहा है, आप अपने तर्क से मेडिसिन इन 3 जो मैं बता रहा हूँ उनमें से एक मेडिसिन चूज करके अपने पेशेंट को दे सकते हैं, 2 मेडिसिन दे सकते हैं। सो द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द समर डायरिया आर, जो पहला मेडिसिन है दैट इज क्रोटॉन टिक। जी हाँ दोस्तों, क्रोटॉन टिगलियम, क्रोटॉन टिगलियम देना है आपको अपने पेशेंट को 30 पोटेंसी में। जो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास दैट इज, पहली चीज बता दूं, क्रोटॉन टिक जो है वो जुलाब की गोली से बनती है। जुलाब समझते हैं ना, जुलाब जो दस्ते लगाने के लिए, तो जो क्रूड फॉर्म में जुलाब होता है, वो जुलाब को जब पोटेंटाइज करके प्रूव किया गया तो जो मेडिसिन निकल के आई दैट इज क्रोटॉन टिक। दूसरी मेडिसिन है गैम्बोगिया। गैम्बोगिया ये भी 30 पोटेंसी में आपको यूज करनी है अगर आप इस मेडिसिन को यूज करते हैं। और जो तीसरी मेडिसिन है दैट इज द पोडोफाइलम। अब यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, 30 पोटेंसी में पोडोफाइलम, 30 पोटेंसी। अब एक जो मेरा इंस्ट्रक्शन है सभी डॉक्टर्स को कि पोडोफाइलम विल बी द कॉमन मेडिसिन, ये देना ही है आपको, ये आप अपने पेशेंट को दोगे ही। अगर आप गौर से पढ़ोगे तो गैम्बोगिया का ड्रग पिक्चर और क्रोटॉन टिक का ड्रग पिक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ 19-20 का फर्क है। तो आपका जो चॉइस होगा इन दोनों में से एक मेडिसिन होगा। आपको यह नहीं है कि गंवारो जैसे उठाई और तीनों मेडिसिन दे दी, वो नहीं करना बेवकूफी, ठीक है, थोड़ा सा सेंसिबल प्रैक्टिस करना है। तो पोडोफाइलम तो देना ही देना है। अब आपके तर्क पे मैं छोड़ता हूं कि आप गैम्बोगिया को यूज करना चाहते हैं ड्रग पिक्चर को पढ़ के और पेशेंट से उसका मिलान करके, या आप क्रोटॉन टिक को यूज करना चाहते हैं, ठीक है। जब भी आप देंगे इन 3 में से 2 मेडिसिन आपको अपने पेशेंट को देना है। 4-4 गोली दिन भर में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम, ठीक है। 5-5 मिनट के अंतराल से 2 दवाएं आपको देनी है, सुबह, दोपहर, शाम। और ये आपको पूरा मेरे ख्याल में 4 या 5 दिन भी शायद ना खिला पाओ, और आपका पेशेंट जो है वो ये डायरिया की समस्या से
ठीक तो हो ही जाएगा। और इस बात की उम्मीद है कि अगर आपने एक हफ्ते ये ट्रीटमेंट कर दिया उसका, तो पूरी समर सीजन में बरसात के आने तक शायद उसको दूसरी बार डायरिया हो ही ना। तो ये था एक छोटा सा वीडियो समर डायरिया के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और चलिए अब आपसे मुलाकात होती है इस हफ्ते में आने वाले इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और इस हफ्ते में होने वाले कुछ और लाइव स्ट्रीम Q&A सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।